हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का बुक एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर, जो हिस्ट्री का चैप्टर है, दैट इज रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। अब इस चैप्टर को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो आज हम इसका सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मतलब मेन फोकस जो है हमारा दिल्ली सल्तनत, और इसमें जो 5 डायनेस्टीज थी उनमें उनके नाम पर रहेगा, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन सबका नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीजें से वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की 11th सेंचुरी से। हम ये देखते हैं कि इंडिया में 11th सेंचुरी में जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनके अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे, है ना। जो हिंदू कुश रेंजेस हैं ये हमें प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन हिंदू कुश के बियॉन्ड जो टर्किश एंड अफगान रूलर्स थे, इन्होंने इंडिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि कॉन्टिनेंट के बाहर के लोग, सब कॉन्टिनेंट के बाहर के लोग इंडिया पर अटैक करने लगे थे, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉरफेयर। हालांकि ऐसा नहीं है कि वॉरफेयर पहले नहीं था, इवन 11th सेंचुरी के पहले भी इंडिया में बहुत ज्यादा वॉर्स हुई, लेकिन 11th सेंचुरी के बाद ये जो वॉरफेयर था ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये जो आउटसाइडर्स हैं ये इंडिया पर अटैक कर रहे हैं प्लंडरिंग के लिए, लूटने के लिए, है ना। मतलब इनका मेन पर्पस क्या था, राइचस, यानी कि हमारे यहाँ जो पैसा है वो। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी चाह रहे थे, मतलब वो चाह रहे थे कि ये एरिया उनके रूल में आ जाए, है ना। तो दूसरा एम्बिशन क्या था इनका, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए लोग सारी दुनिया भर में अटैक कर रहे थे और अपना रूल स्टैब्लिश कर रहे थे, वो था रिलीजन। ये चाहते थे कि ये जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उस रिलीजन को और ज्यादा स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा एरिया में, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके कारण ये जो अटैक्स हैं 11th सेंचुरी से बढ़ गए थे, है ना। तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि 11th सेंचुरी के बाद से इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स क्यों बढ़ गए थे। तो क्या रीजन देंगे हम, ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ये इन्वेजन्स कर कौन रहा था, है ना। तो हमको यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, तो वहां पर हम टर्किक एंड अफगान रूलर्स की बात करेंगे कि ये जो ग्रुप्स हैं, टर्किक एंड अफगान ग्रुप्स हैं, ये इंडिया पर अटैक कर रहे थे। और क्यों अटैक कर रहे थे, पैसे के लिए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए और रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में रखना है हमको, यहां से एक क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत पर कि ये एस्टैब्लिश कैसे हुई, कब हुई, ठीक है, और कौन कौन सी डायनेस्टीज ने इस दिल्ली सल्तनत में रूल किया, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, है ना। हम सभी ने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई और इसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया मोहम्मद घुरी ने। मोहम्मद ऑफ घुरी था, एक्चुअली हम मोहम्मद गौरी बोलते हैं, बट एक्चुअली में वो घुरी देश से आया था, उसकी कंट्री का नाम था घुरी और उसका नाम था मोहम्मद, तो ही वॉज मोहम्मद ऑफ घुरी, है ना। तो मोहम्मद ऑफ घुरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, है ना। इस समय राजपूत डिवाइड हो गए थे और यही कारण था कि ये हार गए, ठीक है। और इनके हारने के बाद दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की नींव पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1192 में ही दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हो गई। दिल्ली सल्तनत कैसे एस्टैब्लिश हुई, पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गौरी जो थे वो इंडिया से चले गए, ठीक है, और अपने पीछे छोड़ गए एक स्लेव को, उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और उन्होंने इंडिया में दिल्ली सल्तनत में मामलुक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। अब इसके बीच की बहुत सारी हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन ये जो 1192 से लेकर 1206 तक का टाइम है ना, क्योंकि फाइनली 1206 में ये मामलुक डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई इंडिया में, है ना। तो इसके बीच की बहुत सारी हिस्ट्री है, वो अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। हम सीधे आ गए हैं कि एक टर्किक अफगान ओरिजिन की जो डायनेस्टीज थी उनमें सबसे पहली डायनेस्टी जो थी वो थी मामलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी। इनके बाद आई खिलजी डायनेस्टी, कुछ जगहों पर इसे खलजिस भी लिखते हैं, है ना। देन तुगलक डायनेस्टी आई, उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई और आखिरी डायनेस्टी जिसने दिल्ली पर रूल किया वो थी
लोधी डायनेस्टी। और कई सारे ऐसे किंगडम्स थे जिन्होंने इनके रूल को रेजिस्ट किया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इनके नाम पढ़ रहे हैं, आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सी डायनेस्टीज थी जिन्होंने रेजिस्ट किया? एक था ईस्टर्न गंगा किंगडम और दूसरा था होयसला डायनेस्टी, ठीक है ना। तो ये ईस्टर्न गंगा किंगडम जो है ये उड़ीसा वाला एरिया है, इन्होंने रेजिस्ट किया दिल्ली सल्तनत को। और होयसलास जो हैं ये साउथ में रूल कर रहे थे, इन्होंने भी रेजिस्ट किया। सिर्फ रेजिस्ट ही नहीं किया, दे इमर्ज्ड एज द थ्राइविंग सेंटर्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इनने तो रेजिस्ट भी किया और साथ में यहां पर आर्ट, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छा डेवलप हो रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की इंपॉर्टेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गई दिल्ली सल्तनत के टाइम से, उससे पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। दिल्ली सल्तनत के टाइम से ये इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्तनत की, कि ये सल्तनत पीरियड कैसा था, किस तरीके से यहाँ पर जो रूलर्स हैं वो रूल कर रहे हैं। और इसमें से हम दो मेन रूलर्स के बारे में यहाँ समझेंगे, एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी सारे रूलर्स के बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो सल्तनत पीरियड है इसकी खास बात क्या थी? इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, है ना। खास मतलब ये समझ लीजिए, यहाँ पर हम इसकी कमी बता रहे हैं लेकिन यही कमी इसकी पहचान है कि इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। ऑल्दो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं और टेरिटरी एक्सपैंड भी हो रही है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है ना। अब क्या था यहाँ पर, ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज पर, सिटीज पर, विलेजेस पर अटैक करेंगे, है ना। तो मिलिट्री कैंपेन्स हो रहे थे और ये मिलिट्री कैंपेन्स विलेजेस पर रेड्स कर रहे हैं, सिटीज पर रेड्स कर रहे हैं, प्लंडरिंग कर रहे हैं, मतलब लूट रहे हैं, और उन सिटीज को, उन विलेजेस को, उन टेम्पल्स को और जो भी सीट्स ऑफ लर्निंग है उन सारी जगहों को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट तो ये हो गया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, है ना। दिल्ली सल्तनत में दूसरी चीज क्या थी, दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जो सक्सेशंस थे वो ऑफन वायलेंट थे। मतलब 3 में से 2 रूलर्स ऐसे होते थे जो अपने प्रीवियस वाले रूलर को मारकर रूलर बने, है ना। तो क्या कह रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 सुल्तान्स आउट ऑफ 3 सीज्ड पावर बाय एलिमिनेटिंग देयर प्रीडेसेसर। मतलब कि पिछले सुल्तान को मारा और खुद सुल्तान बने, और इसीलिए हम कह रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है ना। अब इसके कारण क्या हुआ, एक सुल्तान का जब एवरेज रूल निकालोगे आपकी कितने साल तक उसने ऑन एन एवरेज रूल किया, किसी ने कम किया किसी ने ज्यादा किया, तो हमने एवरेज निकाला तो ये एवरेज बहुत ही कम आया, ओनली 9 ईयर्स। एक सुल्तान ऑन एन एवरेज 9 साल रूल कर रहा है, तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमको टेरिटरीज भी ध्यान देना है ना। इस मैप को यदि हम देखेंगे तो ये हमको मैप दिखा रहा है, इधर पे हम नीचे कलर से पहचान पाएंगे कि कौन से समय की बात कर रहे हैं। तो ये ईस्टर्न गंगा किंगडम, तो ये उड़ीसा वाला एरिया हमको दिख रहा है। होयसलास टेरिटरी, तो ये हमको होयसला टेरिटरी यहाँ साउथ में दिख रही है, ये जहाँ पर हमको हली, बेदू, बेलूर, मदुरई ये सब नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो ये होयसला किंगडम है जिसने दिल्ली सल्तनत को रेजिस्ट किया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम जरा अलाउद्दीन खिलजी की तरफ आगे चलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक बहुत पावरफुल रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, इसके बारे में भी शायद आपने सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी 14th सेंचुरी में ये इंडिया में रूल कर रहा है। 14th सेंचुरी मतलब 1301 से लेकर 1400 तक का जो टाइम है ये 14th सेंचुरी कहलाता है ना। तो इस 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना रूल स्टार्ट किया और बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स इन्होंने किए ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और इसीलिए ये भाई साहब अपने आप को क्या कह रहे थे, सिकंदर सानी। सिकंदर सानी मतलब क्या, द सेकंड अलेक्जेंडर, है ना। इस तरीके के इन्होंने सिक्के स्टार्ट करवाए, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये जो आपको यहाँ लैंग्वेज लिखी दिख रही है, ये इस लैंग्वेज में ये क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, सिकंदर सानी यानी कि द सेकंड अलेक्जेंडर। क्यों कह रहे हैं, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए, बहुत बड़ा जो एरिया था नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का, उस पर इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया, उसको लूटा, मतलब उसकी प्लंडरिंग भी करी, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने जो नॉर्थ से अटैक हो रहे थे इंडिया पर, मंगोल्स जो अटैक कर रहे थे, बिकॉज दे वांटेड टू
मेक इंडिया द पार्ट ऑफ मंगोल किंगडम, है ना। तो ये जो मंगोल फोर्सेस थे जो इंडिया को अपना पार्ट बनाना चाह रहे थे, इन मंगोल फोर्सेस को भी इसने रिपेल किया, मतलब कि इनको इंडिया पर रूल करने से रोका। और इनका भी एक स्लेव था, स्लेव जनरल कहना चाहिए, मलिक काफूर। इसको इन्होंने साउथवर्ड भेजा कि आप साउथ में हमारा रूल आगे एक्सपैंड करो। तो बहुत सारे किंगडम्स से इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और जीती, बहुत सारे किंगडम्स को इन्होंने अपने रास्ते से हटाया। लेकिन वहां ये डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, वहां से ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां से प्लंडरिंग करके या तो लूट कर लेकर आ रहे हैं या वहां के लोगों से गिफ्ट्स वगैरह ले रहे हैं और उससे अपना खर्चा चला रहे हैं, है ना। सो ये जो प्लंडर थे, इससे बहुत ज्यादा वेल्थ जनरेट हो रही है और ये जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं इनको फाइनेंस करने में सल्तनत को हेल्प मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा अपने रिलीजन को भी एक्सपैंड कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे जो हिंदू सेंटर्स थे जिन पर इन्होंने अटैक किया, जैसे कि श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम एंड शायद रामेश्वरम, इन सब जगहों पर इन्होंने अटैक किया। क्यों अटैक किया, क्या मेन रीजन था अटैक करने का इनका, ताकि ये इंडिया में जो जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ये सारे जो रिलीजन है इनको खत्म करके इस्लाम भी स्प्रेड कर सके, ठीक है। तो ये ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। इनकी जो कुछ एम्बिशियस स्कीम्स थी ये काफी फेमस हैं। खास बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर फिर से एक पर्टिकुलर किसी एक डायनेस्टी की जो टेरिटरी है वो इंडिया के इतने बड़े पार्ट में स्प्रेड हुई जितनी बड़ी मौर्यन एम्पायर की टेरिटरी थी, है ना। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड था ये सारी चीज, मतलब इतने बड़े एरिया में इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब फोकस क्या है मेन हमारा यहाँ पर, ये जो एम्बिशियस स्कीम्स थी मोहम्मद बिन तुगलक की, ये इन पर मेन फोकस करना है अपन को। क्या थी, दो मेन स्कीम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वैसे तो और भी थी लेकिन दो मेन स्कीम पढ़ रहे हैं। एक, इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर ली, जिसे उस समय देवगिरी कहा जाता था। और आज ये जो जगह है ये संभाजी नगर है, उसके पास में ये देवगिरी नाम की जगह है जहां इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी। क्यों किया था, इनका मानना ये था कि इसकी लोकेशन जो है ये ज्यादा सेंट्रल है, मतलब ये इंडिया के बीच में है और इसीलिए बेटर कंट्रोल वहां से एम्पायर को कर सकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये मिसफायर हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो 1000 किलोमीटर उससे भी ज़्यादा का ट्रैवल करके पहले देवगिरी पहुंचे जहां दौलताबाद स्टैब्लिश किया गया, लेकिन जब ये चीज़ फेल हो गई तो ये वापस दिल्ली आए। अब ये एक बार गए एक बार आए, मतलब ये जो ट्रांसफ़र हुआ दिस रिजल्टेड इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये पहली स्कीम हो गई इनकी, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। दूसरी क्या थी, टोकन करेंसी। आज के टाइम पर देखा जाए तो ये टोकन करेंसी ही चल रही है ना। हमारे पास जो नोट है वो टोकन करेंसी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी नहीं है जितना हम उसमें बता रहे हैं, है ना। लेकिन आज ये टोकन करेंसी सक्सेसफुल है, उस समय ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, पुअरली एग्जीक्यूटेड था क्योंकि, है ना। तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर कॉइन की जगह पर इन्होंने कॉपर के कॉइन चालू करे और ये कह रहे हैं इन कॉपर कॉइन की जो वैल्यू है ये उतनी ही होगी जितनी की गोल्ड और सिल्वर कॉइन की होगी। अब इस चीज का लोगों ने फायदा उठाया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो व्यापारी जो है वो कंफ्यूज हो रहा है कि गोल्ड लें, सिल्वर लें कि कॉपर कॉइन ले लें, क्योंकि उसकी वैल्यू तो गोल्ड और सिल्वर के बराबर ही है ना। तो एक तो बिजनेसमैन जो है उनमें कंफ्यूजन हो रहा है, दूसरा लोगों ने घर में ही सिक्के बनाना चालू कर दिए, है ना। तो उस समय के हिसाब से ये बहुत एक प्रोग्रेसिव आइडिया था, लेकिन इससे क्या हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया किसके बीच में, ट्रेडर्स के बीच में। और साथ ही लोग क्या कर रहे हैं, काउंटरफेट कर रहे हैं कॉपर कॉइन्स, मतलब घर पे बनाकर कॉपर कॉइन्स जो है वो काउंटरफेटिंग कर दी उनकी। समझ में आ रही है बात। तो ये दोनों स्कीम जो थी मोहम्मद बिन तुगलक की ये फेल हो गई, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत के जो दो मेन किंग्स के बारे में हमें डिस्कस करना था वो हमने यहाँ पर कर लिया। इसके पहले हमने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो सक्सेशन है वो मोस्टली वायलेंट है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कि ये किस तरीके की लाइफ जी रहे थे ये लोग, है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सुल्तान है और उनके कोर्ट में यानी उनके दरबार में जो लोग हैं, एलिट्स हैं, वो किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं पैलेसेस में।
बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं, है ना, फाइन फूड, बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड है। ठीक है, अब ये पैसा आ कहां से रहा है इनके पास? मेन सोर्स क्या था? प्लंडर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू जो जिन एरियाज पर कब्जा किया है वहां से टैक्सेस भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो टैक्सेस लेविड ऑन द कॉमन पीपल एंड कॉन्क्योर्ड रीजन्स। ठीक है, इसके अलावा स्लेव ट्रेड हो रहा था और स्लेव ट्रेड से भी पैसा आ रहा था। तो किन किन चीजों से? प्लंडरिंग से पैसा आ रहा है, टैक्सेस से पैसा आ रहा है और स्लेव ट्रेड से पैसा आ रहा है, और इसी पैसे से ये लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। यदि पैसा आ रहा है तो नुकसान क्या होगा कि आपने प्लंडरिंग करी है, तो प्लंडरिंग के कारण क्या ट्रेड और एग्रीकल्चर डेवलप कर पाएगा? तो ये जो प्लंडरिंग है उससे किस चीज पर इफेक्ट हुआ? ट्रेड पर भी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर भी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जैन, हिंदू, बुद्धिस्ट टेम्पल्स पर भी अटैक किया गया ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ये आइकोनलिज्म जो है इसके अगेंस्ट है। आइकोनलिज्म मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये जो मूर्ति पूजा है इन सारी जगहों पर, इनके अगेंस्ट थे ये लोग, इसीलिए इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सल्तनत पीरियड में ये सब हो रहा था। इसके अलावा लोग कन्वर्ट हों इसके लिए इन्होंने एक टैक्स लगाया, जजिया। क्या है ये टैक्स? टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते थे उनको जजिया पे करना पड़ता था। किस चीज के लिए? फॉर द ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन। यदि आपको राजा से प्रोटेक्शन चाहिए, सुल्तान से प्रोटेक्शन चाहिए, तो जजिया पे करो। ठीक है, और एग्जेम्पशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। यदि आप मिलिट्री में जाने से बचना चाहते हो तो जजिया पे करो। ठीक है, अब इसका ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एक टैक्स है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है? एक तो इकोनॉमिक बर्डन तो आ ही रहा है पब्लिक पर, ह्यूमिलिएशन तो हो रहा है पब्लिक का, लेकिन ये क्या हो गया? एक फाइनेंशियल और सोशल इंसेंटिव बन गया। किस चीज के लिए बना ये इंसेंटिव? कन्वर्जन के लिए, टू कन्वर्ट टू इस्लाम। इसके लिए ये इंसेंटिव बन रहा है। तो जो लोग इससे बचना चाह रहे हैं वो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसी ड्यूरिंग दिस दिल्ली सल्तनत हम ये देखते हैं 14th सेंचुरी में तैमूर ने अटैक किया इंडिया पर। एक बहुत ही ब्रूटल रूलर था ये, टर्किक मंगोल ओरिजिन का रूलर था, और इसने पूरे एशिया पर अटैक किए, लूटा। ठीक है, तो उसने इंडिया को भी इन्वेड किया नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, और खास तौर से दिल्ली पर इसने अटैक किया और दिल्ली को बहुत ज्यादा लूटा और वापस चला गया। ठीक है, अब ये क्यों कर रहा था ऐसा? इसके दो ऑब्जेक्टिव क्या थे? यहां से क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव था। पहला क्या था भाई? ये जो इन्फिडेल्स हैं, इन्फिडेल्स का मतलब जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स में भी, इवन मुस्लिम्स में डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स हैं ना, तो ऐसे लोग जिनको ये अपना दुश्मन मान रहा है, जो उसके फेथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इनको पहली चीज तो वॉर करनी है इन इन्फिडेल्स से। ठीक है, पहला इन वॉर अगेंस्ट इन्फिडेल्स। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेन समथिंग बाय द प्लंडर ऑफ द वेल्थ ऑफ दीज इन्फिडेल्स। ठीक है, तो तैमूर ने इंडिया पर अटैक कर दिया 14th सेंचुरी में। 1398 में अटैक किया था उसने। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए, बहुत सारे लोगों को एनस्लेव कर लिया गया, और जो सिटी थी इट वाज लेफ्ट इन रूइंस, मतलब बहुत बुरी स्थिति में छोड़कर गया वो दिल्ली को। ठीक है ना, जैसे ही तैमूर यहां से गया तो एक और नई डायनेस्टी जो इमर्ज हुई वो थी लोधी डायनेस्टी। अब इसने इंडिया पर रूल करना स्टार्ट किया, लेकिन इस समय तक दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है बहुत घट चुका है। देखो पहले कितना ज्यादा एरिया था, लेकिन अब ये दिल्ली सल्तनत का एरिया बहुत ज्यादा सिमट चुका है। ठीक है, और फाइनली ये जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी, इसको हरा दिया बाबर ने, और इंडिया में क्या स्टैब्लिश हो गई? मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई, मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमको मेन जो हमारा पॉइंट है कि इस दिल्ली सल्तनत को कैसे रेजिस्ट किया लोगों ने, उसको पढ़ना है। वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।